नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था महिला परिवीक्षिका का, उसमें जो 3 सब्जेक्ट्स थे, है ना, जो एक था होम साइंस था, दूसरा था साइकोलॉजी था और एक सोशोलॉजी था। उसमें से हम लोग आज होम साइंस के पहले क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, होम साइंस को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर होम साइंस का क्लास लाइए, तो आज मैं वो क्लास को लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष। ठीक है, और इस क्लास को लेने में जो कंटेंट मैंने लिया है वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कंटेंट ये है, यानी कि ये कंप्लीट उनको समर्पित है, ये उनके द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है ये। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस का, उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रेंट। ठीक है, क्या है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो सिलेबस का पहला टॉपिक है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि वैसे जितने भी छात्र हैं जो जेएसएससी का महिला परिवीक्षिका या लेडी सुपरवाइज़र वाला जो फॉर्म है उसको भरे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जिनका जो विषय है पेपर 3 का जो विषय है वो या तो होम साइंस है, होम साइंस, ठीक है, या फिर सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र। ठीक है, समाज शास्त्र, ये दोनों की जो क्लासेस हैं वो द मिश्रा क्लासेस में चालू हैं। समाज शास्त्र का जो क्लास है 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो सुबह के 11 बजे आपको रोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, कब टाइमिंग इसका है? सुबह 11 बजे। ठीक है, सुबह के 11 बजे, सुबह 11 बजे। ठीक है, और ये जो होम साइंस का क्लासेस है इसका जो टाइमिंग मैंने सेट किया है ये है शाम के 5 बजे। ठीक है, शाम के 5 बजे आपको क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए ये टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, एक दिन में एक टॉपिक करके यदि ख़त्म करते हैं हम लोग तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी ये टोटल सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात मैं बता देना चाहूँगा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग होम साइंस से, मान लीजिए होम साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो होम साइंस से आप लोग बीए तो किए हैं ना, तभी फॉर्म भर रहे हैं। ग्रेजुएट हैं तभी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएट हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वही हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और यदि कहीं आप लोगों को कोई शब्द समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कृपया क्या करिए आप लोग कि कमेंट कर दीजिएगा कि फलानी जगह हमको समझ में नहीं आया, इस प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं, ये हमको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम को हम उठा के अलग से उसका एक सेपरेट वीडियो बना के जितना भी आप लोगों के मन में सवाल उठेंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा हमारी ओर से। ठीक है,
क्लियर है। और देखिए एक और बात मैं देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो जितना भी मेरे कोर्स वाला वीडियो सब आता है वो थोड़ा लंबा लंबा बनता है, ठीक है। लंबा होने का कारण ये हो जाता है ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर लिया जाए, ठीक है। समय कम होता है, एग्ज़ाम का तैयारी में भी आपको समय कम मिल रहा है ना। 2-3 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो ये नवंबर तक तो फॉर्म भराएगा, है ना। 25 या 26 तारीख तक फॉर्म भराने वाला है। इसके बाद दिसंबर ये और जनवरी, ये 2 महीना आपको समय मिलेगा। फरवरी में एग्ज़ाम होने का चांसेस बन रहा है, ठीक है। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे, जिस कारण से वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है। हम छोटा छोटा यदि एक एक टॉपिक करके पढ़ाएंगे तो कितना क्लास लेना पड़ेगा आप ही बताइए। और आपको भी वेट करना पड़ेगा कि एक वीडियो आएगा तो फिर उसको हम देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। आप पूरा नहीं देखिएगा तो समझ में आएगा नहीं। और जहाँ पे परेशानी होगा आप लोग पूछिएगा, क्योंकि मैं बस यही समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग ग्रेजुएट हैं, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए आमतौर पर, ठीक है। फिर भी होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, आप जितना चाहें जी भर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो हम पीडीएफ जिससे पढ़ा रहे हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में द मिश्रा क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है आपका। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है सो उसका जो लिंक है वो हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आप ही लोग को फ़ायदा होगा कि जितने भी पीडीएफ मिलेंगे आप लोगों को, चाहे इसका नोट्स होगा या फिर ये मूल पीडीएफ जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं पे, आराम से टेलीग्राम खोलना है और डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। और आपको कोई एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा बात है कि अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर बुक आया नहीं है मार्केट में, ठीक है, जो एक एक टॉपिक को सही ढंग से बताए समझाए। तो मैं भी जो है सो मैंने क्या किया है कि जो सबसे ऑथेंटिक बुक हमको लगा, है ना, वो या तो आप बीए का जो पूरा तीनों अभी सेमेस्टर सिस्टम हो गया है तो 6 सेमेस्टर का जितना भी बुक्स आता है उसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से। उसमें जो भी टॉपिक्स आपके मैच कर रहे हैं सिलेबस से वो सब टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर सबसे बेटर है आप इग्नू का बुक्स उठा सकते हैं, या फिर उससे भी अच्छा कि जो मैं आपको लोगों को जिससे पढ़ा रहा हूँ इससे पढ़िए, ये ऑथेंटिक चीज़ है ना। एनसीईआरटी का बुक या फिर इग्नू का बुक या फिर इस प्रकार से जो मुक्त विश्वविद्यालय के किताबें होती हैं वो ऑथेंटिक चीज़ें ही देती हैं और बहुत आसानी से समझाती है। खास करके मैं इस प्रकार के जो विद्यालय होते हैं जैसे कि इग्नू हो गया फिर और भी ओपन यूनिवर्सिटी, ये क्या होता है ना कि ये डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से अब बच्चे जो हैं सो क्लासरूम में नहीं होते हैं, ये खुद से पढ़ते हैं अपने यहाँ। तो उस हिसाब से बुक को डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि एकदम आसान से आसान भाषा में किताबों को डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चे जो हैं सो खुद से पढ़ के समझ सकें। जिस कारण से मैंने इस बुक को उठाया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग खुद भी पढ़िएगा तो आप लोगों को कहीं शंका नहीं रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा इसको पढ़ने के बाद। और दूसरा कारण यह है इसको पढ़ाने के, ये बुक से पढ़ाने का, कि इससे क्या होगा कि आप लोगों का बेसिक जो है सो बेसिक भी धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि अभी यदि आप लोगों के पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप किसी विषय के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसको जानने का कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आपका कंसेप्ट जो है सो क्लियर नहीं होता है, तो आप बहुत सारे सवालों को नहीं हल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ज़माना चला गया आप लोगों का जो कोई गेस्ट पेपर से पढ़ के गए एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिल गया वैसे ही छाप के आ गए, वैसा आपको नहीं मिलेगा अब, ठीक है। आपके अंदर एक सोच डेवलप करना पड़ेगा, आप चीज़ों को समझिएगा तभी जा करके आप क्वेश्चन को सही से हल कर पाइएगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने इस बुक को चुना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग होम साइंस का पहला जो आज का क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो जो पहला टॉपिक हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रेंट, इसको हम लोग हिंदी में जो कहते हैं, इसको हम हिंदी में यदि ट्रांसलेट करें तो होगा भोजन एवं पोषण और पोषक तत्व। पोषक तत्व में बुनियादी अवधारणाएं, ठीक है। बुनियादी अवधारणाएं, ठीक है। तो हम लोगों को इसके विषय में देखना है, भोजन को देखना है सबसे पहले, ठीक है। भोजन, साथ ही साथ उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना, किस हिसाब से वो हमें पोषण देते हैं, है ना, उसके विषय में हम लोगों को आज जानना है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं इस बुक को। इसके बाद जहाँ पे समझाने लायक हमको लगेगा वहाँ पे आपको हम समझाते चले जाएंगे, ठीक है। तो मानव जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता जो होती है वो क्या होती है? भोजन होती है, क्योंकि भोजन के बिना जो है सो मानव जीवित ही नहीं रह सकता, है ना, वो डेवलप नहीं कर सकता है, उसका शरीर बढ़ेगा ही नहीं बिना भोजन का। क्योंकि आप भोजन करते हैं, मान लीजिए कि आप सुबह का नाश्ता खाते हैं, ठीक है, नाश्ता में सपोज मानते हैं कि 2 सेब को खा लेते हैं हम, ठीक है, क्या है, तो 2 सेब हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, हम 2 सेब खाते हैं, ठीक है। अब सेब को खाने के बाद क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो बॉडी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है। और अपने बॉडी जो है सो अवशोषित करने के बाद वो खुद के विकास में उसका प्रयोग करता है ना। हम जो आज मेरा बॉडी आप देख रहे हैं या फिर आपका जो बॉडी, वो क्या है? खाने का ढेर ही है ना। एक हिसाब से आप यदि खाना नहीं खाइएगा तो कितना दिन तक जिंदा रहिएगा? एक छोटा बच्चा को यदि खाना नहीं खिलाया जाए तो क्या पर्याप्त रूप से यदि उसको खाना नहीं मिलता है तो क्या होगा बताइए? क्या उसका बॉडी का विकास होगा? क्या वो बढ़ेगा? नहीं ना, बौना रह जाएगा। अच्छा चलिए एक और कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। आप बोनसाई पौधे का नाम सुना है आप? उम्मीद है सुने होंगे। वो क्या होता है हम बताते हैं। मान लीजिए कोई एक बड़ा पेड़ लेते हैं सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि हम एक बरगद का पेड़ लेते हैं, ठीक, उसको बोनसाई बनाना है। बोनसाई मतलब होता है बौना, ठीक है। तो एक बरगद का पेड़ को हम एक गमले में लगाते हैं, ठीक है, एक गमले में हम बरगद का पेड़ लगा दिए, छोटा सा पौधा, है ना। अब इसको क्या करना है कि बोनसाई बनाना है हमको। उसको लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ दिन तक इसको खूब पानी देना पड़ेगा, पानी खाद दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। और धूप में इसको कम रखना है हम लोग को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा के लिए धूप में रखिए, बाकी छाँव में रखना है इसको। अब उससे क्या होगा कि आपको लोगों को पता है पौधे किससे खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इन्हें पोषक तत्व मिलते हैं या फिर ये अपने भोजन को बनाते हैं, जिससे इनका बॉडी जो है सो ये अपने आप को विकसित करते हैं, बड़ा करते हैं। अब इनको क्या होगा कि धूप इसको मिलेगा ही नहीं ज़्यादा, हम धूप इसको देंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर खाने का कमी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये छोटा में ही बड़ा बरगद का पेड़ बनने का रूप लेने लगेगा ये। फिर क्या होता है, कुछ दिन होता है, आप देखेंगे कि इसके जड़ें जो हैं सो बड़ी हो गई हैं। अब फिर इसको गमले से खोद के निकालते हैं और जड़ को हल्का हल्का नीचे से काट देते हैं। अब क्या होगा, ये ज़्यादा मात्रा में पानी भी नहीं सोख पाएगा। मतलब जिंदा रहने के लिए जितना इसको भोजन का जरूरत है या अपने आप को बढ़ाने के लिए जितना जरूरत है उसको उतना हम देंगे नहीं, उसको कम करके देंगे। तो क्या होगा, वो छोटा में ही बौना जैसा दिखने लगेगा। पेड़ तो दिखेगा बड़ा साइज का,
दिखने में उसका आकार प्रकार जो है वो बड़े साइज का होगा, लेकिन वो एक छोटे से गमले में होगा, बौना बन जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बोनसाई। तो उसी प्रकार से मानव शरीर में भी वैसे होता है। मानव शरीर में यदि भोजन सही से नहीं मिले तो वो क्या होता है, मान लीजिए हम सही से खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जो हम मेरे पोषण के लिए आवश्यक है। उससे क्या होता है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, है ना, पतले दुबले हो जाएंगे, हमारा बॉडी का विकास नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा हर एक चीज के लिए। यानी कि देखिए, आप ये समझिए कि मानव शरीर क्या है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी है, ठीक है। और उसमें जो भोजन हम दे रहे हैं, ये जो हम लोग भोजन इसमें डाल रहे हैं वो क्या है, तो पेट्रोल है वो, ठीक है। ये जो है वो क्या है, भोजन। भोजन क्या है, एक पेट्रोल की भांति कार्य करता है। ये जो है सो मानव रूपी यानी कि शरीर रूपी गाड़ी को चलाने का कार्य करता है, उसके ईंधन का कार्य करता है। क्लियर है? चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको इसी तरह से। तो मानव जीवन की सर्वप्रथम आवश्यकता जो है वो भोजन है। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आराम से। भोजन कहा जाने वाला हर पदार्थ भिन्न भिन्न पोषण योग्यताओं एवं क्षमताएं वो रखता है, ठीक है। सबके साथ अलग अलग चीजें मिलती हैं, क्योंकि मानव शरीर को चलाने के लिए बहुत अलग अलग टाइप का भोजन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज, लवण, जल, सब चीज चाहिए, ठीक है, जो हमको अलग अलग भोजन से अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। ठीक, क्लियर है? तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए निश्चित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन भी क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में दिया जाना चाहिए। जो एक संतुलित भोजन होता है वैसा ही आदमी को भोजन करना चाहिए। उससे अधिक यदि कर लेते हैं तो भी नुकसान है, कम करते हैं तो उसमें भी नुकसान है, ठीक है। तो पोषण से अभिप्राय है कि ग्रहण किए गए भोजन के द्वारा आवश्यक तत्वों की पूर्ति होना ही क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता तथा उसके महत्व का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यानी कि भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कितना मात्रा में पौष्टिकता है, कितना पौष्टिक तत्व है, उसका महत्व का ज्ञान भी हम लोगों को होना चाहिए, है ना। उसके बिना हम लोग नहीं अपना जीवन को नहीं चला सकते, अपने शरीर रूपी गाड़ी को नहीं चला सकते। अब मान लीजिए आपका गाड़ी चलता है पेट्रोल से, ठीक है, और आप जो है सब पेट्रोल का जगह डाल दिया डीजल उसमें, अब क्या होगा, क्या गाड़ी चलेगा? नहीं ना, इंजन आपका खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये मानव शरीर के ऊपर भी लागू होता है कि भोज्य पदार्थ में कितनी मात्रा में पौष्टिकता है और किस टाइप का पौष्टिक तत्व उसमें पाया जाता है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, उसके विषय में जानेंगे, तभी ना हम एक संतुलित आहार ग्रहण कर सकते हैं कि इतना मात्रा में ये हमको चाहिए, ये गाड़ी को चलाने के लिए इतना पेट्रोल डालना पड़ेगा, है ना, इतना मोबिल डालना पड़ेगा, इतना हवा चाहिए, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है तब ना इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पोषण विज्ञान के अंतर्गत आहार को ग्रहण करना, उसका पाचन, अवशोषण या चयापचय, है ना, ये सब इसमें आता है। यानी कि उसको खाने से लेकर के उसका पाचन हो गया, अब उससे अवशोषण कर लिए हम लोग, जो हम लोगों को चाहिए वो सब ले लिया, बाकी जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है। इतना सारा चीज इसमें होता है। तो यह ज्ञान शरीर के विभिन्न कार्य जैसे वृद्धि, विकास एवं निर्माण से संबंध रखता है। अंततः ये जो ज्ञान है यह शरीर के लिए व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन करना व अन्य शारीरिक क्रियाओं से अवगत कराता है, ठीक है। आहार हमें मुख्यतः 6 पोषक तत्व जो है सो प्रदान करते हैं आहार में, ठीक है। क्या क्या? तो सबसे पहला हो जाता है प्रोटीन, इसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल,
ठीक है, इसके विषय में आगे हम लोग यही चैप्टर में और ज़्यादा अच्छा से जानेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 6 चीज क्या क्या चाहिए? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। ये सब चीजें स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं अब आहार एवं पोषण संबंधी जो परिभाषाएं हैं उसके विषय में जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमको शॉर्ट में पढ़ाने नहीं आता है, सीधा बात है। ठीक है, हम पहले ही बता देते हैं। हम पहले बोले थे मेरा वीडियो लंबा बनेगा। हम कोई भी चीज़ को बहुत डिटेल में बताना पसंद करते हैं ताकि बच्चे के मन में ये शंका नहीं रह जाए कि ये कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है ना। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? आप अपना कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं ना। आपको कहीं पे परेशानी यदि रह गया तो मैं पढ़ाने योग्य ही नहीं रहा, है ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि उनको समझ में आए हर एक बात। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं रह जाए। क्लियर है? तो इन सब की परिभाषाएं क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है भोज्य पदार्थ। तो शरीर द्वारा ग्रहण किए गए, पचाए गए वे सभी भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रगति में सहायक होते हैं उसे हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसे और आसान भाषा में यदि समझें तो वैसे खाने योग्य पदार्थ, ठीक है, जो व्यक्ति के शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं वो हमें उसे हम क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आहार। देखिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा ना, उससे क्या हुआ कि आगे जब पढ़िएगा उस समय आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा कोई चीज़ को समझने में। ठीक है, उसके बाद आता है आहार। ठीक है, तो इसे व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कह सकते हैं। अर्थात जो है भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है व्यक्ति उसे आहार कहता है। ठीक है, अर्थात इसको ऐसे समझिए कि जब किसी को एक बार भूख लगती है, कस के भूख लगा, और उसको उस टाइम में वन टाइम में जितना वो भोजन करता है, यानी कि पेट भर जाने के बाद तो खाना नहीं खाता है ना, तो जितना भी वो भोजन करता है उसको हम लोग आहार कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति भूखा व्यक्ति है जिसको थाली में हम लोग इतना सारा खाना दे दिए। ठीक है, सपोज कि हम लोग उसको 6 यूनिट खाना दिए। अब उसको भूख लगे है पूरा जोर से। अब वो क्या किया कि 6 यूनिट खाना में, हम ऐसे समझाने के लिए यूनिट का नाम बता रहे हैं, 6 यूनिट खाना में, 6 टो खाना में वो 4 यूनिट को खा गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, 4 यूनिट खाने के बाद उसको तृप्ति मिल जाती है, उसका पेट भर जाता है। ठीक है, तो उसका खाना के कितना हुआ, आहार क्या कहेंगे, तो 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट उसका आहार हुआ। क्लियर है? इसके बाद आता है पोषक तत्व। तो भोजन में उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, भोजन में जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना, उसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चावल खाते हैं हम लोग, चावल को जो ये करके, हम लोग झारखंडी है ना, तो थोड़ा हम लोग खोरठा भी बीच बीच में बोल लिया करेंगे, है ना। तो हम लोग जो भात खाते हैं, है ना, चावल को जो उबाल के खाते हैं, सिझा के खाते हैं, है ना, उसको जो भात खाते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च के रूप में। क्लियर है? तेल में क्या होता है, वसा होता है। तो वो सब जो रासायनिक पदार्थ हो जाता है वो पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पोषण विज्ञान। तो पोषण विज्ञान के अंतर्गत भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के कार्य, उनका चयापचय, ये चयापचय जो शब्द है इसको हम जरा आपको समझा देते हैं। मतलब उसको पचाने के बाद का जो ये होता है, ठीक है, यानी कि निष्कासन का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं। ठीक है, उसका चयापचय, उसके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारियों से उसके संबंध आते हैं उसमें। ठीक है,
यह सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा व्यक्ति भोजन लेते हैं, जैसे आहार ग्रहण करना, पचाना, उसे अवशोषित करना, उसके कार्य संपन्न करना तथा काम ना आने वाले पदार्थों का उत्सर्जन पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि खाने से लेकर के निकालने तक का जो प्रक्रिया होता है वो पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इसके बाद आता है वर्ड स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य शरीर के केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण अच्छे होने की स्थिति है। ऐसी स्थिति को स्वास्थ्य या स्वस्थ होना हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ होना जो है केवल और केवल हमारे बॉडी में रोग की अनुपस्थिति ही होना नहीं होता है। ठीक है, वरन वो व्यक्ति जो है सो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सपोज कोई एक पागल आदमी है, ठीक है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसको आप क्या स्वस्थ कहेंगे? वो तो बॉडी से पूरा ठीक ठाक है, ना ही उसको बुखार है, ना सर्दी है, ना खांसी है, ना ही और प्रकार का कोई शारीरिक बीमारी है, लेकिन मस्तिष्क उसका खराब है, दिमाग खराब है उसका, तो उसको भी हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब पोषण का स्थिति को जान लेते हैं। पोषण दो टाइप का होता है, एक हो सकता है दो तीन टाइप का होता है। ठीक है, एक सुपोषण हो गया, कुपोषण हो गया, अपर्याप्त पोषण हो गया, अत्यधिक पोषण हुई हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये सब आपका ये चैप्टर को यानी कि ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो जो इसमें शब्द आएंगे उसको समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस कारण से ये सब हम आपको बता रहे हैं। हम चाहते तो ये सब PDF से गायब भी कर सकते थे, हम पढ़ाते भी नहीं इसको, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी पढ़ें एकदम क्लियर पढ़ें, सही पढ़ें, सटीक पढ़ें। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या सुपोषण को। सुपोषण क्या है? तो सुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमें अपनी उम्र के अनुसार कार्य करने की क्षमता हो। इस स्थिति में व्यक्ति को स्वास्थ्य जो होता है वो उत्तम होता है। ठीक है, सुपोषण क्या हुआ? यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, साथ ही साथ उसका जो एज है, ठीक है, वो एज के हिसाब से जो उसका कार्य करने का क्षमता है वो भी उसके अंदर मौजूद हो, तो वैसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि इसका स्वास्थ्य जो है सो सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है, यानी कि वो सुपोषित है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है कुपोषण। ठीक है, कुपोषण क्या है? तो यह पोषण स्थिति उत्तम पोषण के ठीक विपरीत अवस्था है। ये जो पोषण का स्थिति है यह उत्तम पोषण का जो है या फिर सुपोषण का एकदम विपरीत की अवस्था है। जब भोजन पदार्थ गुण व मात्रा में अपर्याप्त लिए जाएं, जिसमें भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाए, वह कुपोषण की स्थिति कहलाती है। ऐसे व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है सो क्षीण हो जाती है तथा विभिन्न बीमारियों के शिकार वे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? तो जब भोज्य पदार्थ आपको पता है जो खाने से हम लोगों को क्या मिलता है? पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना, न्यूट्रिशन मिलता है, उसको हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। तो जब व्यक्ति भोज्य पदार्थ गुण व मात्रा में, मतलब वो अपर्याप्त मात्रा में ले रहा है, उसको सही से पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका शारीरिक आवश्यकता जितना भोजन का है, जो जो चीज़ का आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। और कुपोषण का शिकार होने से उसका शारीरिक क्षमता जो है सब बहुत कम हो जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे बीमारी का घर बन जाता है उसका बॉडी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपर्याप्त पोषण। ठीक है, अपर्याप्त पोषण क्या है? तो यह पोषण की वह स्थिति है जिसमें पोषण व्यक्ति की आयु व आवश्यकताओं के अनुरूप ना हो। इस स्थिति में इस स्थिति में एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ऐसी शारीरिक स्थितियां भी हो सकती हैं जिसके कारण भोज्य पदार्थ अवशोषित करने में बाधा उत्पन्न हो,
इस स्थिति में शरीर की बढ़त, वृद्धि, शरीर निर्माण का कार्य जो है सो नहीं हो पाता है। अपर्याप्त पोषण क्या होता है कि जिस चीज का, जिस खनिज का, जिस लवण का या फिर जिस विटामिन का आपको जितना जरूरत है उतना आपको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी का ग्रोथ जो है सो रुक जाता है ना। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 20 साल की उम्र तक कहा जाता है कि बच्चों को एकदम पर्याप्त रूप से भोजन मिलना चाहिए। आप लोगों को यह भी पता होगा, आगे पढ़ेंगे आप इसमें, कि छोटे बच्चों के लिए, है ना, वो आंगनबाड़ी के द्वारा क्या किया जाता है, खाना दिया जाता है, अलग अलग पोषक तत्वों से भरपूर खाने दिए जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि मिड डे मील जो स्कूलों में चालू किया गया था, इसी के देखते हुए पर्याप्त पोषण वाला खाना मिल सके बच्चों को, क्योंकि भोजन की बहुत भारी कमी है हमारे इंडिया में, है ना, कह सकते हैं। मतलब पोषक तत्वों से युक्त भोजन की कमी हम कह सकते हैं। भोजन की कमी तो 100% हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि जो गरीब परिवार होता है आमतौर पर, ठीक है, मेरे आसपास मैं बहुत सारे देखता हूँ इस प्रकार से, क्या होता है कि उनके जो भोजन का आप थाली देखिएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, यानी कि चावल वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, है ना। दाल का कीमत ज़्यादा होने के चलते वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दाल नहीं खा पा रहे हैं, है ना। सब्जी में भी खा रहे हैं तो क्या, कम कीमत वाला आलू, हरी सब्जियों की बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको नहीं मिल पा रहा है, हरी सब्जी कमी होता है, क्योंकि वो महंगे होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ मजदूर है ना, मजदूर लोग उतना एफर्ट कहाँ से कर पाएगा। दिन में 200-300 रुपए कमाने वाला आदमी क्या कर सकता है आखिर। और परिवार का स्थिति भी आप देखिएगा तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप देखते हैं तो बच्चों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं है यहाँ पे लोग, है ना। पालने का कैपेसिटी 1 गो का है और पैदा करके रखा है 4 गो। तो इस कंडीशन में कुपोषण का शिकार हो जाता है बच्चे, है ना। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि अपर्याप्त मात्रा में जब पोषण मिलता है, ठीक है, कोई खास चीज़ का कमी हो जाता है, मान लीजिए आपको पता होगा कैल्शियम का कमी से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार को हम लोग अपर्याप्त पोषण कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद आता है अत्यधिक पोषण। ठीक है, पोषण का क्या 4 टाइप आप लोगों का बताए हम, सुपोषण हो गया, कुपोषण हो गया, अपर्याप्त पोषण हो गया और अत्यधिक पोषण हो गया। ठीक है, अब अत्यधिक पोषण के विषय में थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। तो अत्यधिक पोषण क्या है, तो यह भी एक प्रकार का कुपोषण ही होता है। इसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करने पर मोटापे व उससे संबंधित बीमारियां देखी जाती है। जैसे कि क्या होता है, हृदय रोग, अधिक रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, है ना। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है सो ज़्यादा खाना खाता है, किसी को खाना मिल नहीं रहा है और कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपको डेली 100 ग्राम भोजन करना है, ठीक है, भोजन है जो आपको डेली 100 ग्राम का ज़रूरत है आपका बॉडी को, और आप उसको 200 ग्राम 300 ग्राम के करीब भोजन दे रहे हैं, तो क्या करेगा वो। आप मान लीजिए कि आपको ए से लेकर के बी तक का दूरी तय करना है। आप अपना गाड़ी उठाए, मोटरसाइकिल उठाए, कार उठाए, जो उठाना उठा लीजिए। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आपको 2 लीटर पेट्रोल का जरूरत है। अब गाड़ी में डाल दिया आप कितना, 5 लीटर पेट्रोल आप डाल के रख दिए, तो क्या होगा, यहां से यहां तक ए से बी जाने में आपको आपका खर्च तो 2 ही लीटर होता है, लेकिन 3 लीटर जो बचा आपका पेट्रोल है वो बफर स्टॉक में आपके पास रह जाता है टैंक में, है ना। तो उसी प्रकार से जब आपको भोजन कम, मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम भोजन का जरूरत है और वहां पे आप 200 ग्राम या 300 ग्राम तक का भोजन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा पोषण आपके पास पहुंचा, एक्स्ट्रा एनर्जी पहुंचा, ये आपके बॉडी में एक जगह स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर किस रूप में होता है,
तो वसा के रूप में होता है, फैट के रूप में होता है, चर्बी के रूप में होता है, और वो धीरे धीरे मोटापे को जन्म देता है। ठीक है। अब मोटा व्यक्ति यदि है कोई, उसका शरीर का वजन ज्यादा है, अब देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। हृदय रोग हो सकता है, हार्ट का बीमारी हो सकता है। हार्ट का बेसिकली क्या काम है, वो बॉडी में पूरा ब्लड को जो है तो सर्कुलेट करने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। अब बॉडी में वजन ज्यादा है ना, एक्स्ट्रा मांस बन गया है, तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, है ना। तो ज्यादा आप कोई एक मशीन को इतना उसका कैपेसिटी है, उससे कहीं ज्यादा आप रगड़ रहे हो उसका, तो क्या होगा, हाल तो खराब हो जाएगा उसका। तो हृदय रोग हो सकता है। अब हृदय जो है सो डायरेक्ट ब्लड से कनेक्टेड है, क्योंकि वो क्या है, पंप का काम करता है। अब वो पंप में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको साधारण सा बात है, ब्लड प्रेशर आखिर कहते हैं किसको है, जो आपके नसों में, आपके धमनियों में जो खून दौड़ रहे होते हैं, जिस स्पीड से वो दौड़ रहे होते हैं, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। तो आपका मेन मशीन ही, आपका पंप ही खराब है, तो ये तो अधिक रक्तचाप भी हो सकता है, या बीपी लो भी हो सकता है, कम हो जाएगा। यदि आपका हृदय स्लो मोशन में काम करना शुरू कर दिया तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। स्पीड में काम कर रहा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और भी एक बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसमें क्या होता है, ये चर्बी जो है सो आपका नस में जाके जमा होने लगता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। जो आपका अत्यधिक पोषण जो हुआ, वो आपके नसों में जाके जमा होने लग जाता है। इसके बाद अब नस में आप मान लीजिए इतना, सपोज आप एक चीज और समझिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा समझा देते हैं, तो और भी ज़्यादा आसानी से इसको समझ में आएगा। होता क्या है कि एक्स्ट्रा जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो जो एक्स्ट्रा भोजन आप किए, है ना, वो क्या होता है, जो जमा होने का अलग अलग सब जगह जमा होने लगता है बॉडी में, तो नसों में भी जाके जमा हो जाता है। वो नस में जमा हुआ तब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका घर में एक पंप है पानी वाला, ठीक है। अब उसका कैपेसिटी है कि वो उसमें 1 इंच का पाइप या फिर 2 इंच का पाइप जो है सो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। 2 इंच का पाइप आप जोड़ते हैं तो वो अच्छा से प्रेशर देगा। ठीक है। सही ढंग से प्रेशर देगा और आपका पानी भी सही निकलेगा। अब उसमें आप क्या करते हैं कि 2 इंच के जगह में 1 इंच का पाइप जोड़ दिया। अब क्या होगा, मोटर तो उतना ही जोर लगा रहा है जितना उसको 2 इंच में लगाना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि पानी का जो आउटपुट है वो पतला हो गया है। अब क्या होगा, वो ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। आप देखते हैं जब पानी का पाइप का मुंह को दबा देते हैं थोड़ा सा, तो क्या होता है, वो ज़्यादा प्रेशर देने लगता है, पानी थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाता है ना। तो वही चीज इसमें भी होता है। आपका नस में जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया आपका, उसमें क्या हुआ, आपका हार्ट जो है सो उसको पंप कर रहा है खून को, और यहाँ पे जगह जो है सो कम हो गया है। अब जगह कम होगा तो क्या होगा, आपका खून जो है सो और अधिक तेजी से भागेगा। ये साधारण सा पानी का पाइप का उदाहरण देके आपको समझा है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे क्या होगा कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी का प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। इस यानी कि अत्यधिक भोजन भी करना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया। तो आजकल के युग में जीवन शैली परिवर्तन के कारण आहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसके कारण विभिन्न जो आपका पोषक तत्व की अल्पता अधिकता देखी जाती है। इससे संबंधित बीमारी भी बहुत सारा मिलता है। इसमें उम्र के विभिन्न विकार जैसे हो सकता है, मधुमेह हो सकता है यानी कि जिसको शुगर बोलते हैं, हृदय रोग संबंधी, ये सब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस प्रकार युवा वर्ग में त्वरित आहार का प्रभाव भी देखा जाता है। जैसे त्वरित आहार पर निर्भर करने पर मोटापे
तथा अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती है। अतः स्वस्थ शरीर के लिए हमें सभी पोषक तत्वों से भरपूर आहार की उचित मात्रा में सेवन करनी चाहिए। इस प्रकार का आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में और संतुलित होनी चाहिए। ये आप एक वर्ड आया है इसमें, त्वरित आहार। ठीक है, त्वरित आहार को हम लोग क्या कहते हैं? फास्ट फूड। फास्ट फूड, क्लियर है? फास्ट फूड में जो ज़्यादा तला हुआ चीज़ होता है ना, समोसा, कचौड़ी, ये सब, इससे भी एक प्रकार का ही आपको न्यूट्रिशन मिलता है, सब प्रकार का तो नहीं मिला ना, है ना? इस समय भी प्रॉब्लम होता है, ये युवाओं में देखा जाता है आमतौर पर, है ना? चलिए, तो ये सब वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। देखिए, वीडियो हम बार बार कह रहे हैं कि लंबा बनेगा, आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। भले आप आज छोटा पार्ट पार्ट करके देखिए, 1 घंटा अभी देखिए, फिर 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर 1 घंटा देखिए, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, एक वीडियो में कंप्लीट करने से क्या होता है ना, कि ज़्यादा से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आहार के कार्य को। ठीक है, तो आहार जो है सो उसका मुख्य रूप से 3 कार्य होता है। क्या क्या? तो सबसे पहले हो गया शारीरिक कार्य। इसमें क्या क्या है? तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भोजन की सबसे प्रमुख शारीरिक कार्य होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शरीर में उचित वृद्धि एवं विकास करना, उसे क्रियात्मक बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करना तथा विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति देना भी भोजन का ही कार्य होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको मिला? सबसे पहले शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको बताया कि पर्याप्त रूप से भोजन आप नहीं करेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, कम करेंगे, सब टाइप से आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद शरीर का उचित वृद्धि के लिए जरूरी है, मतलब शारीरिक तौर पर यदि हम देख रहे हैं भोजन को तो, ठीक है, उसको क्रियात्मक बनाने के लिए यानी कि क्रियाशील बनाए रखने के लिए, एक मोशन में बनाए रखने के लिए एक उचित ऊर्जा प्रदान करता है ना? और बहुत सारे रोगों से लड़ने का जो शक्ति होता है वो देने का कार्य करता है। क्लियर है? देखिए, वर्ड को समझ रहे हैं आप जब, तो कितना आसानी हो जा रहा है ना ये सब पढ़ के समझने में। मैं कोई क्या बोलता हूँ, हर एक चीज़ यदि आपको हम बता दें, है ना, सब आप लोग मेरे ही ऊपर डिपेंडेंट हो जाइएगा तो कहाँ तक आप पढ़ पाइएगा, है ना? टीचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और वही करने का काम हम कर रहे हैं। हम अपने ऊपर आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँगा तभी आप पढ़िएगा। मैं आप लोगों को इतना आसानी से बताना चाहता हूँ, इतना छोटे स्केल से स्टार्ट करता हूँ मैं, या फिर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ के विषय में बारीकी से नॉलेज हो जाए। ठीक है, ताकि आप खुद से पढ़ें तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो शारीरिक रूप से आप देख लीजिए। आप सामाजिक कार्य को देखते हैं, तो भोजन हमारे सामाजिक संबंधों को बनाता है, उसमें घनिष्ठता उत्पन्न करता है। लगभग सभी सामाजिक कार्यक्रम भोजन के साथ ही संपन्न होते हैं। आमतौर पर जितना भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, आप शिशु का जन्म होता है या फिर विवाह होता है, मुंडन होता है, नामकरण आदि होता है, सब में क्या होता है, भोजन एक बहुत मुख्य भाग हो जाता है। हम लोग पार्टी में क्यों जाते हैं बताइए तो? मान लीजिए किसी का शादी का पार्टी में गए तो हम क्यों गए? खाने के लिए जाते हैं ना आमतौर पर। लड़का लड़की को देखने के लिए थोड़ा जाते हैं जी, खाने के लिए जाते हैं, वहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा। ठीक है, शोक के अवसर पर भी भोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। शादी विवाह का अवसर पे तो भोजन होता ही है। साथ ही साथ आप देखिएगा किसी घर में कोई मर जाता है तो उसमें भी भोजन का जरूरत पड़ जाता है ना? बीमार व्यक्ति से यदि हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो उसमें भी अपना भावना को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, फल देकर चलाते हैं, है ना? तो शुभ सूचना जब हम लोग किसी को सुनाते हैं तो क्या होता है, मिठाई दे दिया जाता है। तो इस तरह सुख व दुख सबके समय में सामाजिक अवसरों पर भी भोजन जो है सो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक कार्य। ठीक है, तो भोजन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं जैसे प्यार, सुरक्षा की भावना आदि की भी संतुष्टि होती है।
जब माँ अपने बच्चों के लिए उसकी पसंद का भोजन बनाती है तो यह उसके प्रति अपने बच्चों के लिए क्या होता है, वो प्यार और लगाव को दर्शाती है। हो रहा है ना। दूसरी तरफ अपनी पसंद का भोजन खाकर बच्चा सुरक्षा का अनुभव करता है ना। चिर परिचित भोजन के अभाव में व्यक्ति स्वयं को अकेला व असहाय महसूस भी करता है। समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए कि आप अपना घर में हैं और आपकी मम्मी जो है सो आपकी पसंद का कोई भोजन बना के देती, तो आपको क्या लगता है, मम्मी हमसे बहुत प्यार करती है, हम सामाजिक सुरक्षा का मतलब मेरा कोई केयर करता है, ये फील होता है ना। वहीं आप यदि कोई जेल में चले जाते हैं तो जेल में तो आपसे पूछिए तो खाना नहीं बनाएगा जी, उसके बजट में जो आएगा वो बना के आपको देगा। तो डेली एक ही खाना आप खाइएगा तो वो क्या लगेगा, कोई फायदा नहीं है जी, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, मेरा किसी का चिंता नहीं है, एक एक खाना रोज खिलाता है। आप बोलते हैं कि नहीं, घर में भी आप बोलते होंगे। आपको मान लीजिए करेला पसंद नहीं है और आपका घर में वही दिन करेला बन जाता है तो क्या करते हैं आप, आपका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में भी मनोवैज्ञानिक कार्य भी भोजन करता है। क्लियर है। चलिए, तो एक ये हम लोगों का खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और भी है, इसको देख लेते हैं। मानसिक संयोगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है। जैसे हम अपना गुस्सा प्रदर्शन करने के लिए भोजन से इनकार कर रहे हैं, अकेलेपन में थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना, बच्चों को दंड या पुरस्कार देने के लिए भोजन का कई बार प्रयोग करते हैं, है ना। यदि किसी को बहुत तेज गुस्सा आ गया तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ खाने नहीं खाएंगे, नहीं खाना हमको, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, है ना। तो भोजन के ऊपर आप गुस्सा प्रकट किए, भोजन सबसे पहला आ गया, है ना। इसके बाद यदि आप अकेलेपन में हैं, अकेले हैं, तो कुछ थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चबाते हैं, हम खुद करते हैं वैसा, है ना। और यदि बच्चा का दंड देना, तो जाओ आज खाना तुमको नहीं मिलेगा, आज रात का खाना फलाने बच्चे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं बनाया था। ठीक है। और पुरस्कार देने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन। मान लीजिए कोई बच्चा आपका बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाता है कोई एग्जाम में, 10th का एग्जाम आया और टॉपर बन जाता है वो, तो क्या करते हैं आप, उसकी पसंद का भोजन खिलाते हैं, आज बाबू का पसंद का भोजन बनेगा, है ना, खुशी में भी, है ना। इस प्रकार से भोजन बहुत टाइप से ये आपको मदद करता है, अलग अलग टाइप इसका हम बता दिए आपको। ठीक है। चलिए, अब भोजन का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में आपका। इसमें इतना देर तक हम लोग खाली भाषण कर रहे थे और चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे थे, जो वर्ड्स इसमें था उसको। ठीक है। चलिए, तो भोजन के शरीर में कार्य के अनुसार भोजन को 3 प्रमुख भाग में बांटते हैं। ठीक है। शरीर में कार्यों के अनुसार हम लोग भोजन को 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक। पहला भाग जो है वह है ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, जिससे आपको एनर्जी मिलता है, कोई काम करने का एनर्जी मिलता है। ठीक है। तो विभिन्न क्रियाओं के अतिरिक्त शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियों में संकुचन के लिए, हृदय की गति को बनाए रखने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी का कुछ नहीं होता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का क्या आपका घर का कोई फैन चलता है? नहीं ना। मानिएगा डंडा से घुमा दिए 2 राउंड, लेकिन हवा तो नहीं मारता है ना जी, है ना। उसमें किसी न किसी प्रकार का ऊर्जा देना पड़ता है। अब मान लीजिए आप फैन को डंडा से भी घुमा रहे हैं तो क्या करते हैं, अब अपना बॉडी का एनर्जी यूज कर रहे हो उसमें, है ना। तो इसी प्रकार से शरीर का मांसपेशी को संकुचन, यानी कि संकुचन मतलब ये, ठीक है, उसको अप डाउन करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है आमतौर पर 37 डिग्री कहा जाता है, उसको बनाए रखने के लिए, हृदय की गति को बनाए रखने के लिए, हार्ट का चाल बनाए रखने के लिए। यदि आपके पास हार्ट को चलाने लायक एनर्जी ही नहीं बचेगा तो क्या होगा, आदमी का हार्ट रुक जाएगा और खत्म हो गया, खेला खत्म। दूसरा दिन सब्जी पूड़ी बट जाएगा सब यहाँ, है ना। इस टाइप से तो भोजन के निष्कासन के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ता है ना। आप यदि शौचालय में जाते हैं तो क्या आप ऐसे ही आसानी से तो नहीं होता है, उसमें भी आपको
दम लगाना पड़ता है, ऊर्जा लगाना पड़ता है, तभी होता है ना। साथ ही साथ ये सब आवश्यकता पड़ता है इसमें ऊर्जा का। तो इसमें कौन कौन से भोजन है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। इसके लिए जो है सो मुख्य रूप से वसा और कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या? वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा हम लोग तेलीय पदार्थ को कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है सो मोटे अनाजों से मिलता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब हो गया इस टाइप से, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये सब भोजन जो है सो ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो तेल हो सकता है, घी हो सकता है, मक्खन, गुड़, जैम, साबूदाना, चावल, अनाज, केला, आलू, ये सब मोटा अनाज में आमतौर पर आता है ना। अब इसमें आप बोलिएगा केला मोटा अनाज कहाँ से हो गया? देखिए, केला भी मोटा अनाज ही के अंदर ही गिनती आता है, मतलब फल के तौर पर गिनती आता है, ठीक है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो 6-7 केला खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा और उसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी होता है। हम तो आमतौर पर वही करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम उज़ाम कहीं होता है, देने के लिए जाते हैं, या फिर कहीं बाहर हैं, बाहर का खाना नहीं खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो साधारण सा बात, 1 दर्जन केला खरीदे और खा लिए, है ना। इससे आपको बॉडी में एनर्जी मिल जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है निर्मात्मक भोजन, जो आपके बॉडी का निर्माण करने में सहायक होता है, जो बॉडी में मतलब वृद्धि के लिए जो सहायक होता है, उसका जो कारक होता है उसके विषय। तो इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इसमें जो है सो इस वर्ग में आते हैं। प्रोटीन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ ही टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनः निर्माण भी होता है। इसी कारण से शरीर में वृद्धि या बढ़त होता है, ठीक है। शरीर का जो निर्मात्मक इकाई है, ठीक है, यानी कि जो देखिए हम लोग शरीर जो है सो किस हिसाब से बना है। आप लोग यदि साइंस थोड़ा मोड़ा बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि शरीर जो है सो छोटा छोटा कोशिका से बना है। इसको हम लोग ईंट कह सकते हैं बॉडी का, ठीक है। तो प्रोटीन युक्त जब हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है कि नया नया कोशिका बनता है, और नया कोशिका बनेगा क्या हुआ? कोशिकाओं से मिलकर के हमारा बॉडी तैयार होगा। ज़्यादा ईंट लगाएंगे तो बड़ा घर बनेगा ना, छोटा घर बनाने के लिए थोड़ा सा ईंट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे एकदम आलीशान महल जैसा, उसमें ज़्यादा ईंट का जरूरत पड़ेगा। तो वही हम जैसा बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ईंट लगाएंगे हम उसमें, वैसा प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे, है ना। तो ये नया कोशिका को बनाता है, साथ ही साथ जो टूटा फूटा कोशिका है उसका भी पुनः निर्माण कर देता है, रिपेयर का काम करता है, ठीक है। यही कारण से शरीर में क्या होता है? वृद्धि और बढ़त होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ आते हैं? तो दाल हो गया, दाल, दूध, ठीक है, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, भुट्टा इसमें होगा, ठीक है। ये भट्टा लिख दिया इसको, भुट्टा इसका उदाहरण होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि संरचनात्मक भोजन आता है इसके बाद, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, तो विटामिन व खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ इस वर्ग में आते हैं, जो आपके बॉडी को संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षात्मक भोजन जिसको हम लोग कहते हैं, जो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज कहते हैं डेवलप करते हैं, रोगों से लड़ने का जो क्षमता होता है वो डेवलप करता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? विटामिन व खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग में भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा शरीर के नियमन का कार्य करने में सहायक होते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन, खनिज लवण हमको कहाँ से मिलता है? तो घी आपका हो गया, दूध, दही, पत्तेदार हरी सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल आदि, इनमें पोषक तत्व अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक अच्छा साधन हो सकता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है पोषक तत्वों की आवश्यकता, ठीक है। तो भारतीय जन समुदाय के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पोषक तत्वों
कि दैनिक भत्ते का निर्धारण किया गया है। ठीक है, दैनिक भत्ता मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक इंसान को एक दिन में कितना पोषक तत्व का जरूरत पड़ता है, दैनिक भत्ता इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जन समुदाय पोषक तत्वों को आहार के रूप में ग्रहण करता है, इसीलिए जब पोषण की बात होती है तो हम विभिन्न भोज समूहों के संदर्भ में बात करते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आहार को अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार दिन भर में बांट सके और इस तरह से सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रतिदिन प्राप्त हो सके। ठीक है, एक व्यक्ति को कितना मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है, कितना उसको चाहिए खाने में, है ना, तो वो एक हिसाब से अपना दिन भर में उतना आवश्यकता को बांट करके उचित मात्रा में भोजन उसको प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। इसको ही हम लोग कह सकते हैं दैनिक भत्ता कह सकते हैं। ठीक है, अब पोषण, स्वास्थ्य और पोषण मानव वृद्धि एवं विकास में सुधार लाने वाले मुख्य कारक होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य हो गया और पोषण, ये दोनों दो स्तंभ हैं जो मानव के वृद्धि और विकास में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, है ना। अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो मानव समुदाय क्या अच्छा होगा? हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कोविड जब आया था उस टाइम क्या हाल हुआ था, पूरा जन समुदाय का हाहाकार मच गया था सब चारों तरफ, है ना। उसी प्रकार से यदि सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता है तो उसमें भी प्रॉब्लम है जन समुदाय में, है ना। तो आज के भारत में कुपोषण के अतिरिक्त विटामिन ए की अल्पता, पोषक जनित रक्त अल्पता या एनीमिया तथा आयोडीन की कमी से होने वाले जो विकार हैं, ये रोग हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, प्रमुख हो जाते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहले विटामिन ए की अल्पता से, कमी से, है ना, पोषण जनित रक्त अल्पता से, है ना, उसके बाद एनीमिया जो होता है और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो सब, है ना। तो कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो मोटे अनाजों व मोटे अनाजों की पैदावार संतोषजनक रहती है भारत में जो है, परंतु दालों का उत्पादन जो है सो आवश्यकता के अनुपात में कम होता है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मोटा अनाज तो ये कर लेते हैं, उपजा लेते हैं। जब हरित क्रांति के विषय में आप जानिएगा, पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें मूल रूप से गेहूं और चावल को लाया गया था, मतलब उसका हाइब्रिड वर्जन लाके बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार किया गया था, है ना, हरित क्रांति आने के बाद। लेकिन दालों का जो उत्पादन है वो बहुत कम मात्रा में हुआ, जिसके चलते हम लोगों को बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से दूध का उत्पादन भी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता का पूरा जो आवश्यकता है वो पूरा नहीं कर सकता है। व्यक्ति व परिवार की आर्थिक स्थिति भी भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करता है, ये सब आप लोग को बता चुके हैं। जन समुदाय का पोषण विशेष महत्व रखता है ताकि एक बेहतर स्वास्थ्य समाज का निर्माण हो सके। जन समुदाय में गर्भवती व धात्री महिलाएं, जो माताएं होती है, जो बच्चे का पालन पोषण करती है, तथा पूर्वश्लेष बालक आदि वर्ग जो होते हैं, मतलब छोटे बच्चे जो आते हैं, वो अधिक संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इन वर्गों को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। किनको किनको? तो गर्भवती महिलाओं को, है ना, और जो वैसे धात्री महिला हम उसको माताएं कहेंगे, जो बच्चे को दूध पिलाने का कार्य करती है, तो उनको अपना पोषण भी देना है, साथ ही बच्चे को भी देना है, तो उसको तो ज़्यादा मात्रा में पोषण चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद पूर्वशालेश बालक जो होते हैं, वो छोटे बच्चे कह सकते हैं, है ना, को अधिक मात्रा में पोषण का आवश्यकता मिलता है, आवश्यकता होता है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इन वर्गों की पोषण की अधिक मात्रा जो है सो बहुत अधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की नीतियों में परिवर्तन लाकर तथा ग्रामीण की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर विकास किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खाद्य सुरक्षा चक्र का एक प्रमुख कारक है, परंतु महिलाओं को बेहतर कृषि तकनीक का लाभ कम मिल पाता है। अतः पहाड़ में खाद्य सुरक्षा लाने के लिए बेहतर कृषि तकनीकों को महिलाओं तक पहुंचाना जो है सो आवश्यक हो जाता है, ताकि बेहतर कृषि उत्पादन हो सके और उससे परिवार को उच्च स्तर का पोषण प्राप्त करवाया जा सके।
बेहतर पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए पहाड़ में उगने वाले खाद्य पदार्थ को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद होते हैं। इस तरह जागरूकता फैलाकर पहाड़ी क्षेत्र की पोषकीय स्थिति में भी सुधार लाकर प्रदेश को बेहतर और स्वास्थ्य के पथ पर हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो है भोजन का पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, भोजन का पाचन कैसे होता है और उससे जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, पोषक तत्वों को कैसे अवशोषित किया जाता है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भोजन जटिल रूप से ग्रहण किया जाता है। भोजन जो होता है वो देखिए, अब आलू ग्रहण करते हैं तो उसमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन डायरेक्ट आलू आप ग्रहण कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट उसमें छिपा होता है, उसको निकालने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो जटिल भोजन पदार्थों का साधारण तथा घुलित अवस्था में परिवर्तित होकर रक्त में पहुंचने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, तथा पाचन के पश्चात पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू होता है। पाचन क्या है कि कोई भी जटिल पदार्थ यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है वह साधारण रूप में या फिर घुलित अवस्था में घुल करके परिवर्तित होकर के आपके रक्त में पहुंचने का जो क्रिया होता है वो पाचन कहलाता है। ठीक है, इसके बीच में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाचन क्रिया। तो भोज्य पदार्थ का पाचन मुंह से शुरू होकर छोटी आंत के अंतिम भाग तक होता है। कहाँ से शुरू हो जाता है पाचन? तो मुंह से शुरू होता है और अंतिम भाग कहाँ तक होता है? छोटी आंत के अंतिम भाग तक होता है। ठीक है, पाचन क्रिया खाद्य मुंह में डालने पर ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे हम खाना मुंह में डालते हैं वहीं से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। सामान्यतः खाद्य सामग्री को पकाकर ही प्रयोग में लाया जाता है। कुछ ही ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे फल, सलाद आदि जो कच्ची अवस्था में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सभी भोज्य पदार्थ मुंह की लार द्वारा नरम होकर दांतों से चबाए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खाना मान लीजिए रोटी खाते हैं तो सूखा होता है वो आमतौर पर, है ना। जब मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, मुंह में लार उत्पन्न होता है और लार से मिल करके वो गीला हो जाता है और दांत से चबा करके उसको नरम होने से वो दांत से चबाने के योग्य हो जाते हैं। इससे जो बड़ा बड़ा कण होता है वो छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाता है। ठीक है, फिर यह कुचलता हुआ भोजन आहार नली की मांसपेशियों से संकुचन विमोचन द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आहार नली में ऐसे अप डाउन करते हुए, है ना, संकुचन, कभी सिकुड़ता है कभी खुलता है, कभी सिकुड़ता है कभी खुलता है। तो इस कंडीशन से होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, तो आमाशय तक पहुंचता है वो। ठीक है, आमाशय की विभिन्न एंजाइमों क्रियाओं के द्वारा और भी यह छोटे छोटे कण में टूट जाता है। ठीक है, और यह अर्धपचीय अवस्था में छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय में जब पहुंचता है तो वो और भी छोटा छोटा टुकड़ा में वहाँ पे जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उसके संपर्क में आते ही और भी छोटा छोटा कण में टूट के अर्धपचीय अवस्था यानी कि आधा पचा हुआ अवस्था में वो छोटी आंत में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उपस्थित एंजाइमों से वह भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। तो सबसे पहले कहाँ आया? मुंह में आया। मुंह में आने के बाद लार के साथ वो मिलता है और दांत से वो छोटा छोटा टुकड़ा में बदलता है। इसके बाद क्या होता है? आहार नाल के द्वारा, ठीक है, यानी कि मुंह से जो आमाशय तक का जो पाइप है उसको आहार नाल हम लोग कहेंगे, है ना। इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मुंह से हम लोग भोजन किए और लार के मिलने के बाद क्या होता है, वह दांत से चबाने के बाद वो छोटा छोटा टुकड़ा में होता है और यहाँ से आहार नाल के द्वारा यह आमाशय में पहुँचता है। क्लियर है? आमाशय में पहुंचने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारा क्रिया होता है, जिसमें से आपका यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, है ना, अग्नाशय हो गया। इसके बाद यहाँ पे अर्धपचीय अवस्था में आधा पच के भोजन जो है सो छोटी आंत में यहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद वो जाकर के क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट पच जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका बड़ी आंत में पहुँचता है, फिर ये निष्कासन के लिए बाहर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए
यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अवशोषण को समझते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है कि भोजन कंप्लीट पचने के बाद वहां से पोषक तत्वों का अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। वहां पे ऐसे अंगुली जैसा संरचना पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये अंगुली नुमा संरचना जो होता है छोटी आंत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहा जाता है। ठीक है, ये इतने महीन होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इतना छोटा छोटा होता है, रोया जैसा छोटा छोटा, हाँ, जिसको आंख से आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, विलाई में अनेक पोषक तत्व जो हैं सो रक्त में मिलकर यकृत में पहुंच जाते हैं। यकृत शरीर की आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करता है और बड़ी आंत में मुख्यतः जो है पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि छोटी आंत में भोजन जाने के बाद वहाँ कंप्लीट पचता है, उसके बाद विलाई के द्वारा क्या होता है, उससे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है वैक्यूम। ठीक है, बना के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये पोषक तत्व जो है सो कहाँ पे पहुँचता है, यकृत में पहुँचता है, यहाँ पे। ठीक है, यकृत में पहुँचने के बाद क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार उसका यूज शरीर कर लेता है यकृत से लेकर के, यानी कि यकृत को हम लोग बैंक कह सकते हैं एक हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया। और बड़ी आंत जो होता है इसमें मुख्यतः पानी का अवशोषण होता है यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं आराम से। सारांश यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये सब भी आपको बता दिए। आहार क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, अत्यधिक पोषण क्या होता है, अपर्याप्त पोषण क्या होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग इकाई 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है पोषक तत्व। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, इसका परिचय इतिहास पढ़ लेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट, इसका परिचय पढ़ेंगे। वसा, जल, ऊर्जा, ऊर्जा की उत्पत्ति, मापन, है ना। विभिन्न पोषक तत्वों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता, विटामिन्स, है ना, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे जो इसमें आप लोग को टॉपिक में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे हमको समझने में और भी आसानी हो जाएगा हम लोगों को। तो शरीर के लिए आहार अनिवार्य है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर के तंतुओं के निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, तंतु जो है कोशिका से बात किया जा रहा है, कोशिका के विषय में। ठीक है, विभिन्न रोगों से बचाने तथा शरीर के रखरखाव के लिए नियमित रूप से आहार ग्रहण किया जाता है। हम भोजन में विभिन्न सामग्री खाते हैं। कुछ व्यक्ति सब्जी, रोटी, चावल, दालें अधिक खाती हैं, तो इनमें से कुछ व्यक्ति जो हैं सो अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन रुचिपूर्वक करते हैं। ठीक है, तो भोजन का वास्तविक उद्देश्य अनिवार्य तत्व ग्रहण करना होता है। ये तत्व आहार के पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट जिसको कह सकते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। शरीर के पोषण के लिए 6 तत्व अनिवार्य होते हैं। शुरू में भी आपको बताए थे हम, कौन कौन सा है। तो सबसे पहले प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, है ना, खनिज लवण जिसको मिनरल्स कहते हैं हम लोग, विटामिन हो गया, उसके बाद वाटर हो गया। ये 6 चीज़ जो है सो शरीर में कंप्लीट मतलब ऊर्जा देने का कार्य करता है, कंप्लीट बॉडी को चलाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटीन का। ठीक है, तो इसका परिचय और इतिहास के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इसमें उतना डीप लेवल का पढ़ना है नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम इतना डीप पढ़ा देते हैं, उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि यदि कहीं से क्वेश्चन उठा दिया तो आप लोगों को उसका आंसर देने में परेशानी नहीं होगा।
ठीक है। और डीप नॉलेज होने से क्या होता है, कॉमन सेंस ज़्यादा अच्छा से काम करता है। और कॉमन सेंस से ही हमको ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाना चाहिए। कॉमन सेंस काम नहीं करेगा तो फिर सही से आप आंसर दे ही नहीं पाइएगा, कितना आप रट पाइएगा आखिर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन को, ठीक। तो इसके पहले परिचय और इतिहास को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोटीन का नाम जो है सो सर्वप्रथम सन जो है सो 1938 में वैज्ञानिक वुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। कब? तो 1938 में किसके द्वारा? वैज्ञानिक मुल्डर के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार इस शब्द का जो उद्गम है यानी कि उत्पत्ति जो है सो ग्रीस भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द से? तो प्रोटियोस, ठीक है। जिसमें पहले आने वाले जो टू कम फर्स्ट, यह नाम इसलिए प्रस्तावित हुआ क्योंकि उस समय यह तत्व जीवन के लिए सबसे कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है। क्यों आया? तो ये ग्रीक भाषा में प्रोटियोस शब्द से ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि पहले आने वाला, ठीक है, यानी कि टू कम फर्स्ट, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे। तो इसीलिए उस समय क्या होता था कि प्रोटीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में वैल्यू दिया जाता था 1938 के टाइम तक, ठीक है। तो जिस कारण से इसको जीवन का सबसे प्रमुख तत्व माना गया, है ना, और यही प्रोटियोस से प्रोटीन बना। क्लियर है? तो मानव शरीर सूक्ष्म इकाइयों यानी कि कोशिकाओं यानी कि सेल से बना होता है, ठीक है। मानव शरीर इन सूक्ष्म इकाइयों से उसी प्रकार बना होता है जिस प्रकार कोई भवन ईंट के ऊपर एक ईंट चुनने से बनता है, जैसा कि आपको पहले बताएं, ठीक है। और प्रोटीन कोशिका का मुख्य अवयव है, ठीक है, उसका मुख्य पार्ट है कोशिका का, ठीक है। प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशियों में पाई जाती है। मांसपेशी का जो उत्तक होता है उसमें पाया जाता है, उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और शेष मात्रा जो है सो रक्त में, उसके बाद अस्थियों में, दांत में, त्वचा में, बाल में, नाखून में तथा अन्य कोमल उत्तक आदि में पाया जाता है, ठीक है। शरीर में पाए जाने वाली प्रोटीन का 1/3 भाग जो है सो मांसपेशियों में, उसके बाद 1/5 भाग जो है सो अस्थि या उपस्थि में पाया जाता है, अस्थिया में यानी कि हड्डियों में या उपस्थि, ठीक है। इसके बाद दांत, त्वचा में इसमें पाया जाता है। शेष भाग जो है वो उत्तक यानी कि टिश्यूज, वह शरीर के तरल द्रव्य जैसे रक्त, हीमोग्लोबिन, ग्रंथि स्राव आदि में पाया जाता है ये, ठीक है। अब इसका संगठन कैसा होता है? तो प्रोटीन जो है सो अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो विभिन्न अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न टाइप के, अलग अलग टाइप के अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है। क्या क्या होता है प्रोटीन में? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकार में फास्फोरस तथा सल्फर की भी थोड़ा थोड़ा अल्प मात्रा पाया जाता है, ठीक। प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार से होती है। क्या क्या होता है प्रतिशत में? यदि हम लोग देखें तो 50% जो होता है उसमें कार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो 7% होता है, ऑक्सीजन 23% होता है, नाइट्रोजन 16%, सल्फर जो है वो 0.3% और फास्फोरस 0.3% होता है, 0.3%, ओके। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण को देख लेते हैं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन, अब इसको गुण के अनुसार एक भाग में बांट सकते हैं और रासायनिक क्रियाओं के अनुसार दूसरा भाग में, यानी कि प्रोटीन को कुल मिला के 3 भाग में बांट सकते हैं हम लोग, एक गुण के आधार पर, उसके बाद साधन के अनुसार और रासायनिक क्रियाओं के अनुसार, ठीक है। अब आप देखते हैं सबसे पहले हम गुण के आधार पर, एक होता है उत्तम
और दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है निकृष्ट इसको कह सकते हैं। ठीक है, उत्तम संगीत सबसे बेस्ट, और मिडिल मध्यम मतलब सबसे अच्छा भी नहीं सबसे खराब नहीं, बीच वाला, और निकृष्ट मतलब होता है सबसे बैड वाला। ठीक है, और साधन के अनुसार हम लोग पशु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन को के रूप में बांट सकते हैं, और रासायनिक क्रिया के अनुसार जो है सो साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अमीनो अम्ल जो होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड होता है वो 10 माना गया है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला होता है मिथियोनिन, ठीक है, इसके बाद लाइसिन, वैलिन, ठीक है, आइसोस्लोलिन, हिस्टिन, थ्रियोइन, ल्यूसिन और फिनाएलिन, ट्रिप्टोफेन हो गया, उसके बाद और आर्जिन। ठीक है, ये कुल मिला के 10 प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं 10 टाइप के। ये सबको आप लोग ध्यान से लिख के अलग से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार अमीनो अम्ल को भोजन में लेना अनिवार्य है। अमीनो अम्ल जो भी आवश्यक है, परंतु उन्हें शरीर द्वारा स्वयं ही संश्लेषित कर लेता है शरीर। ठीक है, साधन की दृष्टि से इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। अब एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, साधन की दृष्टि से हम लोग इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पशु जगत का प्रोटीन यानी कि एनिमल सोर्स। ठीक है, भोजन हम लोग किस हिसाब से करते हैं? 2 टाइप से हम लोग भोजन करते हैं। पहला क्या है? वनस्पति साधन हो सकता है, फल फ्रूट्स है ना, फल हो गया, सब्जी हो गया, जो हमको प्राकृतिक से प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा भोजन क्या होता है? मांसाहारी यानी कि एक शाकाहारी भोजन हो गया, जिसमें शाक को खाया जाता है, वृक्षों के उत्पादन को खाया जाता है, पेड़ों के उत्पादन को, पौधे के उत्पादन को खाया जाता है, और दूसरा मांसाहारी हो जाता है, जो जंतुओं के द्वारा जो उत्पादित होता है वस्तु उसको खाया जाता है। ठीक है, या फिर जंतु को ही खा लिया जाता है, सीधा बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पशु जगत प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग एनिमल सोर्सेज के विषय में देखते हैं। तो समस्त पशु जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थ में, ये जो समस्त पशु जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है इस वर्ग में आता है, जिसमें से हम लोग मांस हो सकता है, मछली हो सकता है, अंडा हो सकता है, दूध हो सकता है, या दूध से बनी हुई वस्तुओं में यह प्रोटीन होती है। ठीक है, अंडा जो होता है सबसे अच्छा प्रोटीन का उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं उसके गुण और मात्रा में उपयुक्त रूप से पाए जाते हैं। क्लियर है? सबसे अच्छा साधन क्या हुआ अमीनो अम्ल का पशु जगत में? अंडा। ओके, चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं वनस्पति जगत में क्या क्या चाहिए। तो वनस्पति जगत यानी कि प्लांट सोर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो पशु जगत की तरह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होते हैं उसको हम लोग वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार से हमको प्राप्त होता है। किससे होता है? तो दाल से होता है, सोयाबीन से होता है, अनाज से होता है, मेवे, मूंगफली आदि से ये सब प्राप्त होते हैं हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग गुण की दृष्टि से प्रोटीन को 3 भाग में रखा गया है। ठीक है, पहला क्या है? उत्तम या पूर्ण या उत्तम प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं। ठीक है, तो गुण की दृष्टि से प्रोटीन को 3 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहले उत्तम या पूर्ण या उत्तम प्रोटीन। ठीक है, वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वह उत्तम प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उत्तम अनुपात में होते हैं, इसीलिए यह कोशिका यानी कि सेल के बनने में तथा शारीरिक विकास के लिए सहायक होते हैं। विशेषकर पशु जगत से प्राप्त हुई प्रोटीन उत्तम प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली जो कैसीन और अंडे का जो प्रोटीन होता है वह उत्तम प्रोटीन है। ठीक है, साथ ही साथ मांस, मछली भी उत्तम प्रोटीन के उदाहरण है। सोयाबीन का प्रोटीन भी उत्तम प्रकार का प्रोटीन होता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखते हैं आंशिक रूप से पूर्ण या मध्यम प्रोटीन के विषय में देखते हैं। तो वह भोज्य पदार्थ जिसमें एक अथवा 2 आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, ये मध्यम प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है,
जब केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग होता है तो उत्तम प्रोटीन के भांति कोशिकाओं के वृद्धि तथा विकास व पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी कारण मनुष्य केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग करता है तो शारीरिक जो उसका बढ़ने का क्षमता है, शारीरिक विकास जो है सो रुक जाता है, किंतु वजन में कमी नहीं आती। दालों में पाए जाने वाली प्रोटीन जो होती है वह मध्यम प्रोटीन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? मतलब कुछ प्रोटीन का मात्रा इसमें कम होगा, कुछ अमीनो एसिड जो होता है वो कम होता है उसमें। उसके बाद होता है अपूर्ण या निर्दिष्ट प्रोटीन। ठीक है, तो निर्दिष्ट प्रोटीन वह है जिसमें बहुत कम अमीनो या फिर बहुत कम मात्रा में आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इसमें। ठीक है, इससे ना तो शरीर की वृद्धि होती है, ना ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ना ही अन्य क्रियाएं होती है। ठीक है, इसका उदाहरण जो है सो मक्के के जीन प्रोटीन इसका उदाहरण हुआ। यदि इस प्रोटीन को अन्य उत्तम व मध्यम प्रोटीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो यह उपयोगी बन जाता है। जैसे रोटी के साथ दूध, इसे प्रोटीन का संपूरक मान या फिर संपूरक मान हम लोग कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री जिसको कहते हैं ना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साधारण प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल के द्वारा होता है तथा ये प्रोटीन जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस के पश्चात सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। ठीक है, अंडे का एम्ब्लोबिन, रक्त की ग्लोबिन, मक्की की जीन तथा त्वचा व बाल का कॉलेज या केरोटीन आदि ये जो प्रोटीन होते हैं इसके इस वर्ग में आता है इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं समयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, तो समयुग्मी प्रोटीन क्या होता है? तो समयोगी प्रोटीन में अमीनो अम्ल के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन में प्रोटीन के साथ लवण की उपस्थिति होती है। आयरन होता है ना उसमें, हेमोग्लोबिन में, रक्त में हेमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है ये। ठीक है, और लाइपोप्रोटीन प्रोटीन के साथ वसा की उपस्थिति इसमें होती है, यानी कि समयुग्मी प्रोटीन के साथ प्रोटीन में अमीनो अम्ल के साथ कोई दूसरा पदार्थ भी इसमें उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए आपको यहाँ बता दिया गया कि हेमोग्लोबिन में क्या आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और लाइपोप्रोटीन में वसा भी उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, ताप व एंजाइम की क्रिया तथा भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे जमे हुए रक्त में फ्राइब्लिन प्रोटीन तथा पकाए हुए अंडे में का एब्लुमिन। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कुछ मतलब बीए तो किए ही है ना, ग्रेजुएट हैं, तो फिर उतना तो समझ होना ही चाहिए। नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, उतना शर्माने का कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा, सब बता दिया जाएगा फिर से। ठीक है, अब आता है भोजन में स्रोत। ठीक है, तो प्रोटीन पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, पशु वनस्पति प्रोटीन का उपयोग करके अपने शरीर के अनुरूप बना लेता है वो। ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य, पशु एवं वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन का उपयोग करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के अधिक समान होता है। ठीक है, प्रोटीन हमारा बॉडी के टाइप का ही होता है, अतः पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन अधिक उपयोगी होता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, पक्षी, दूध, पनीर आदि में जो होता है वो। ठीक है, कुछ वनस्पति प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे सोयाबीन या सूखे मेवे हो सकते हैं, मूंगफली, ये सब। साथ ही साथ फल एवं सब्जियों का प्रोटीन अत्यंत ही निम्न कोटि का होता है सब। ठीक है, फल और सब्जी का जो प्रोटीन होता है बहुत लो ग्रेड का होता है। ठीक है, अब जरा इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, अनाज में जो प्रोटीन मिलता है 6 से 14 मिलता है। ठीक है, प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, दाल में 18 से 24 ग्राम मान सकते हैं इसको। ठीक है, नट्स व तेल बीज में जो होता है 6 से 40 ग्राम होता है।
अंडा या मुर्गी में 13.3, ताज़ा दूध में 3 से 5 ग्राम हो सकता है, मछली में 14 से 20 ग्राम हो सकता है, मांस या यकृत में 18 से 22, और मटर, सेम, लोबिया इसमें 17 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं दैनिक आवश्यकताएं। ठीक है, तो प्रोटीन की दैनिक मात्रा के लिए इकाई के ये अंत में एक तालिका दिया गया, उसको हम लोग को देखना है। चलिए उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्रोटीन का पाचन व अवशोषण के विषय में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्य है, फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे। ठीक है, चलिए, तब इसका पाचन और अवशोषण किस हिसाब से होता है इसके विषय में जान लेते हैं हम लोग। तो प्रोटीन अपने सरलतम रूप अर्थात अमीनो अम्ल में परिवर्तन होना ही जो है उसका पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन यह क्रिया मुंह से प्रारंभ नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, आमाशय रस में प्रोटीन पर क्रिया करने वाले पेप्सिन व रेनिन एंजाइम होते हैं। ठीक है, आमाशय में कौन कौन से पेप्सिन और रेनिन, ये दो एंजाइम मिलकर के प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, परंतु पेप्सिन क्रियाशील अवस्था में रहता है। ठीक है, आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे क्रियाशील का रूप में ये क्रियाशीलता देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब पेप्सिन मिलता है तब जाकर के वो क्रिया करना शुरू करता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम दूध पर क्रिया करके उसे प्रोटीन कैसिन को जमा देता है, उसके प्रोटीन कैसिन को जमा देने का कार्य करता है। साथ ही साथ पेप्सिन की क्रियाओं से अपघटित होकर प्रोटीन पेप्सोंट है ना, पेप्टोंट और पेप्टेटाइड में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद पक्वाशय के रस से ट्रिप्सोनोजन तथा काइमोट्रोस्पिनोजन एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम यानी कि एंट्रोकाइनेज एंजाइम इस पर क्रिया करके उन्हें क्रियाशील रूप में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल देते हैं। ठीक है, प्रोटीन पर इन दोनों क्रिया होती है। ठीक है, ये दोनों क्रिया होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्सिडाइट और पेप्सिडाइट प्राप्त होता है। अंत में आंत में पाए जाने वाले एस्पिरिन एंजाइम रेस्पिन एंजाइम की क्रिया से प्रोटीन अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले विलाई प्रोटीन को अवशोषित करके रक्त के प्रवाह में जो है से पहुँचाते हैं। ये कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। रक्त प्रवाह से यह यकृत में भी लाए जाते हैं, जहाँ पर ये विभिन्न चयापचय क्रियाओं इसमें संपन्न होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं। अब इसका प्रोटीन का कार्य क्या होता है इसके विषय में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है। ठीक है, यह तत्व न केवल शरीर के निर्माण एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, वरन शरीर के रखरखाव के लिए भी इसका विशेष महत्व हो जाता है। प्रोटीन की शरीर के लिए उपयोगिता एवं आवश्यकता प्राणी की भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, जब वो तब भ्रूण अवस्था में होता है। ठीक है, उस टाइम से तथा जब तक शरीर रहता है तब तक किसी न किसी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, शरीर
के लिए प्रोटीन के कार्य एवं उपयोगिता का परिचय निम्नलिखित जो विवरण से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है इसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी है। सबसे पहले ये शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। भ्रूण अवस्था से जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे वैसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट-फूट होती रहती है, इसीलिए क्षतिपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन सहायक है। यह शरीर में नए तंतुओं का निर्माण तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसलिए यदि कोई दुर्घटनावश शरीर में चोट लग जाए, कट जाए, जल जाए, तो शरीर में पुनः स्वस्थ होने के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसी स्थान से बहने वाले रक्त को रोकने में भी सहायक होता है प्रोटीन। ठीक है, हमारे रक्त में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाती है, फलस्वरूप रक्त का बहाव जो है सो रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर में आता है आपका शरीर में भोजन उत्पादन शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। ये शरीर में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा और कार्बोज प्राप्त नहीं होता है तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आपका है एंजाइम्स तथा हार्मोन के निर्माण के लिए भी उपयोगी होता है। शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइम तथा हार्मोन का विशेष महत्व है। ठीक है, विभिन्न एंजाइम तथा हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में भी प्रोटीन जो है सो सहायता करता है। इसके बाद रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी। ठीक है, शरीर पर विभिन्न रोग का आक्रमण होता रहता है। ठीक है, परंतु शरीर अपनी स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण स्वस्थ बना रहता है। प्रोटीन शरीर में इस रोग निरोधक क्षमता को उत्पन्न करने एवं बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद विभिन्न क्रियाओं में सहायक होते हैं, जैसे कि प्रोटीन शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाओं में भी सहायक होता है। यह रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखता है। साथ ही साथ शरीर के रक्त संगठन को भी संतुलित बनाए रखने के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, वास्तव में प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ से अंत तक शरीर के निर्माण, विकास, वृद्धि तथा रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी एवं आवश्यक हो जाता है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटीन की कमी के प्रभाव। तो प्रोटीन की उचित मात्रा जो है हमारे आहार में सम्मिलित होना परम आवश्यक हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग 10 लाख बच्चे प्रोटीन का जो 10 लाख बच्चा का जो मृत्यु होता है वो प्रोटीन की अभाव से और कुपोषण के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण लक्षणों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसके एक तरफ मरम्मस है जो ऊर्जा व प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है, तथा दूसरी ओर क्वासी ओरकर है। ठीक है, क्वासी ओरकर जो प्रोटीन की कमी से होता है। इन दोनों के मध्य अनेक ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होते हैं। ठीक है, ये 2 बीमारियों का नाम बताया गया है। ये देखिए, ये सब भी हम इसलिए पढ़ा रहे। देखिए, आप इसमें देखिएगा, जब अपना सिलेबस में देखिएगा तो उतना डिटेल में उसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, इसमें जितना दिया है वो हम लोग बस इसमें प्रोटीन का प्रभाव नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ के पढ़ते हैं। उससे क्या होगा कि यदि क्वेश्चन देता है, क्योंकि गारंटी नहीं है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और जानकारी थोड़ा और बढ़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो क्वासियोरकर जो हमारा बीमारी है उसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वासियोरकर का अर्थ पूर्ण रूप से निम्न प्रकार से दिया गया है। जो दूसरे बच्चों में जन्म से बड़े बच्चों को होने वाले
बीमारी, ठीक है, दूसरे बच्चों के जन्म से बड़े बच्चों को होने वाली बीमारी, क्योंकि बड़े बच्चों को आकस्मिक दूध मिलना बंद हो जाता है और यह समस्या उत्पन्न होती है। मतलब देखिए, मान लीजिए कि एक बड़ा बच्चा है, वो भी दूध पी रहा है और उसके साथ दूसरा कोई बच्चा है, मतलब बड़ा के बाद फिर से एक छोटा बच्चा एक और आ गया। उससे क्या होता है कि बड़ा बच्चा को दूध मिलना बंद हो जाता है, जिससे यह बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब बच्चे के लिए केवल दूध ही उत्तम गुणों वाला प्रोटीन का स्रोत है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रात्मक कमी हो जाती है, परंतु ऊर्जा जो है सो मिलती रहती है। अब प्रोटीन का मात्रा कम हो जाता है, तो इस रोग में बच्चे की सामान्य जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। सारे शरीर पर, विशेष रूप से चेहरे पर सूजन आ जाती है। ठीक है, बच्चे का स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और बालों और चेहरों की स्वाभाविक चमक जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, त्वचा सूखी और शुष्क हो जाती है, खून की कमी, अतिसार की शिकायत है ना, भूख का घटना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी घटना प्राय इसमें देखा जाता है। विटामिनों की न्यूनता भी होने लगती है, यकृत बढ़ जाता है, जिससे पेट निकला हुआ दिखाई देता है। ये सब प्रॉब्लम होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसके बाद होता है इसके बाद दूसरा बीमारी होता है मरासमस। ठीक है, यह रोग उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ ऊर्जा या कैलोरी पोषण की भी कमी हो जाती है। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण क्या है, तो वृद्धि रुक जाता है, उल्टी और दस्त होने लगता है, बच्चों का दिन प्रतिदिन सूखते जाना, ठीक है, पानी की कमी, सामान्य से कम ताप, पेट का सिकुड़ना अथवा गैस से फूलना व कमजोरियां, ये सब इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ मरीजों में मरम्मस या क्वासियोकर के मिले जुले लक्षण भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी का प्रभाव जो है सो वयस्कों पर भी पड़ता है। कभी कभी इसके प्रोटीन की कमी के कारण सामान्य भार घटता है व रक्त की कमी देखी जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। तो चलिए आज के लिए हम लोग केवल प्रोटीन तक ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी जो ज़रूरी तत्व हैं उसके विषय में जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसके बाद आप लोग शिकायत करते हैं फिर। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।